अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। थाना हरबंसपुरा में बढ़ते जराइम पर बात की जाएगी। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हरबंसपुरा पुलिस इलाका मुकीनों के लिए किस हद तक मौसर कार्रवाइयाँ करने में पेश है और हरबंसपुरा के हदूद में जो एक बड़ी नहर गुजरती है, नहर से मिलने वाली लाशों पर बात की जाएगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा और SHO हरबंसपुरा हमारे साथ होंगे, इनकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के हवाले से किस हद तक ये कामयाब हो सके हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब हम SHO हरबंसपुरा शाहिद हुसैन साहब के दफ्तर में मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलाका मुकीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क्रिमिनल्स के खिलाफ किस हद तक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, क्योंकि शहरी गैर महफूज हो चुके हैं और SHO हरबंसपुरा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम अमल में ला रहे हैं। इनसे जानते हैं, सर क्या इक़दाम आप बरोए ला रहे हैं, किस तरह हिकमत अमली तरतीब दी है क्रिमिनल्स को पकड़ने में और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में? जी हमारे साहब, मेरी अभी रिसेंटली तकरीबन 1 माह हो गया हुआ है पोस्टिंग हुए। हम 2 मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ पे अमल कर रहे हैं। एक तो रॉबरीज, मोटरसाइकिल थेफ्ट या वो इस तरह की जो और हमारे जो क्राइम्स हैं, इसको हम स्नैप चेकिंग के ज़रिए, पेट्रोलिंग के ज़रिए, इफेक्टिव पेट्रोलिंग प्लान बनाकर हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इसमें 2 जो प्रिवेंशन और डिटेक्टिव दोनों किस्म के प्लान हमने तरतीब दिए हैं ताकि इस किस्म की वारदात को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो मुआवज़ों की पेट्रोलिंग है, हमारी पीरू डॉल्फिन्स के साथ कोऑर्डिनेशन और हमारी व्हीकल्स जो पेट्रोलिंग कर रही हैं, इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकें। प्लस हम इनको डिटेक्ट करने के लिए अलहदा से हमने एक टीम्स बनाई हैं ताकि इसको हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें। हरबंसपुरा के इलाके में सर क्रिमिनल्स हर तरह के मौजूद हैं। यहाँ पर मंशियात फरोशी भी होती है, यहाँ पे जुए के अड्डे भी चलते हैं, यहाँ पे ब्रोथल हाउसेस भी हैं और साथ ही साथ डाकू राज भी है। तो यहाँ पर पतंगबाजी के वाक़यात भी रुनमाते हैं और गले भी कटते हैं। पुलिस को टारगेट अचीव करने में मुश्किल तो पेश आती होगी। डेफिनेटली मुश्किल उसमें आती है हमारे, लेकिन जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे पास, उसमें हम मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। उसमें हमने ये लास्ट मंथ में मोटरसाइकिल थेफ्ट के बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में इसमें थी। हमने वो 2 गैंग्स पकड़े, उसमें से तकरीबन 15 से ज़ायद हमने मोटरसाइकिल्स रिकवर की। वो AVLS के उनको मुलज़मान को उनके हवाले किया ताकि फ़र्दर इसमें मज़ीद इंटरोगेशन की जा सके। इसके अलावा जी मंशियात फरोशों के खिलाफ हमने क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। तकरीबन 15 kg के करीब हमने लास्ट मंथ चर्च रिकवर की, उसकी FIR रजिस्टर की। जो एक्टिव ड्रग पेडलर्स, जो गैम्बलिंग के हवाले से इस वक्त हमारे इलाके में बिल्कुल किसी किस्म की कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई गैम्बलिंग कार्ड नहीं मौजूद है। यहाँ पे SHO शाहिद हुसैन पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते किसी किस्म की भी हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल नरमी नहीं होगी इनसे। तो डेफिनेटली जो क्रिमिनल्स हैं वो इस इलाके को छोड़ेंगे। ठीक है, मंशियात फरोश और जुआरियों के हवाले से आपने बता दिया, चोरों के हवाले से भी बता दिया, लेकिन डकैती, चोरी, रॉबरी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कब घेरातंग किया जाएगा? इनके खिलाफ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रिवेंशन हम जो इसमें प्लान इस पे अमल कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा रॉबरीज और दूसरे जो है डकैती वगैरह, ये इसमें कमी आई है। इसमें रवा साल 6 माह में कितने वाक़यात डकैती के, रॉबरी के और दीगर हीनियस क्राइम के वाक़यात रुनमा हुए हैं? इसमें एग्जैक्ट तो क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, तमाम फिगर्स में इसमें रिड्यूस ज़रूर हुआ है। इसमें हमारे इस लास्ट मंथ में भी हम जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहले से काफ़ी कमी आई है। मैंने अभी आपका डाटा देख रहा था, उसमें रॉबरी 50 है, लास्ट ईयर 2020 में वो 59 थी, वो कम होकर 50 रह गई हैं। लेकिन डकैती चोरी की वारदातें हैं, ये रुकती नहीं है, ये बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस कंट्रोल कर सकती है, डाकुओं को पकड़ भी लेती है, लेकिन तफ्तीश में कोई खलल पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो दोबारा सड़कों पर, घरों में, हर जगह वारदातें करते नजर आते हैं। कहाँ पर हमें खुद को बेहतर करना है? असल में इसमें इस तरह से है कि रॉबरीज और डकैतीज़ के जो हम मुलज़मान जेल में भिजवाते हैं, इसमें जो मुद्दई हैं, कंप्लेनेंट हैं,
उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा ताबन की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल में नहीं जाते तो मुलज़म जो हैं वो बरी होकर बाहर आ जाते हैं। वो ही सड़कों पे दोबारा से वारदातें रिपीट करते हैं। एक डाकू को पकड़ने के लिए उसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर फौरी तौर पर वो चंद दिनों बाद बाहर आ जाए, कंप्लेनेंट मुद्दई उसमें हमारे साथ ना खड़ा हो, कोर्ट्स में जाके उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड ना करे, उस पर हमें फिर प्रॉब्लम आती है। सर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ आता है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, इनको थ्रेट्स मिलती हैं, पुलिस ताउन नहीं करती। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अवाम को ताउन करना चाहिए, अवाम कहती है पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करती, दलीलो ख्वार हो जाता है बंदा जब थाने में आता है, पर्चा दर्ज नहीं होता। आपके थाने में साहिल के लिए क्या दादरसी जल्दी हो जाती है, उसकी एफआईआर जल्द इंदराज कर ली जाती है? जी बिल्कुल, फौरी तौर पे हमारे जो प्रॉपर्टी के क्राइम्स हैं, थेफ्ट के या रॉबरी या इस किस्म के फौरी एफआईआर हम रजिस्टर करते हैं। कुछ लेन देन के मामला या चेक डिसऑनर या इस तरह के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें वेरीफाई करने के बाद हम इसमें एफआईआर रजिस्टर करते हैं। और जो आतंकवादी के बढ़ते वाकयात पर क्या एक पहले आपकी जो बात है उसको भी ऐड कर लूँ साथ के, इसमें लोग कहते हैं कि जी हमें थ्रेट करते हैं या लोग इस तरह से, बिल्कुल वो एक्सटॉर्शन के हवाले से भी अभी रिसेंटली हमने यहाँ के एक बदनाम ज़माना जो थे वहीद भट्ट और दूसरे जो नटोरियस से कि जी ये लोग बताखोरी करते हैं, उन्होंने एक दो लोगों को थ्रेट भी किया, वो फौरी तौर पर हमने अरेस्ट उनको किया और उसको जो जेल भिजवाया है। तो इस तरह का कोई नहीं एलिमेंट के इसमें हम लोगों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन है, राब्ते हैं। बल्कि लोग अब हमें ज़्यादा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो फौरी तौर पर इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये यहाँ पतंगबाजी हो रही है या एरियल फायरिंग या किसी किस्म का भी कोई इंसिडेंट, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। उनको पता है कि जी हमारे साथ फौरी तौर पर उसका रिएक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे, फौरी तौर पर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेंगे। अवाम दोस्त पुलिस है यार हरबंसपुरा, ऐसे कह सकते हैं? जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बाकी लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भी बेहतरी की तरफ जा रही है और गुंजाइश होती है बेहतर होने की। थाना हरबंसपुरा अवाम दोस्त पुलिस के नारे को लेके चल रही है और अवाम ताउन करने को तैयार है और पुलिस भी उनके साथ खड़ी होती है। पुलिस का काम ही है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, इलाका मुकीनों को जो तहफ़्फ़ुज़ आता है वो दूर किए जाएं। और आपकी तरजीहात में क्रिमिनल्स को पकड़ना भी है। आपने जैसा कि बताया कि व्हीकल चोरी की वारदातों में मुलविस आपने चोर गैंग गिरफ्तार किया है, वो कितने रुकनी गैंग था, किस तरह वारदातें करता था, उस हवाले से जरा बताएं। और शहरियों को किस तरह अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी होगी। ये मोटरसाइकिल चोर गैंग, हमने 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़े हैं, तो इनसे तकरीबन जो है वो 8-10 लोग, जो इसमें कुछ एडिक्ट भी शामिल थे, दूसरे भी मोटरसाइकिल चोर। ये एक यहाँ पर बंद रोड के करीब गोदाम है, वहाँ पर ये सेल करते थे। वहाँ से इनके ज़रिए ही इनको पकड़ के हमने वहाँ से सारी मोटरसाइकिल्स रिकवर की, जो 15 के करीब तकरीबन मोटरसाइकिल्स थी। वो अगर पार्ट्स की शक्ल में कुछ और लोगों को देते थे। वो हमारी यही कोशिश है कि सिर्फ एक चोर को पकड़ने के साथ साथ उसकी पूरी चेन को हम अरेस्ट करें उसमें। ठीक है। फर्दर उसकी इंटेरोगेशन के लिए AVLS के पास इस वक्त मुलज़म मौजूद हैं, उसकी मजीद उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। ठीक है। कितनी मोटरसाइकिलें रिकवर हो चुकी हैं? इनसे तकरीबन हमने 15 मोटरसाइकिलें रिकवर की। 15 मोटरसाइकिलें? जी। ये शहरियों की मोटरसाइकिलें चुराते, फिर उसके पार्ट्स की शेप में एक बंद रोड पे गोदाम में जाके सेल कर देते थे। तो ये फिर इन्होंने इतराफ़ किया है, कितनी वारदातों का इतराफ़ किया होगा? इन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा वारदातों का इतराफ़ किया, लेकिन उसमें कुछ टेम्पर्ड मोटरसाइकिलें थी जिनके इंजन जैसी इन्होंने टेम्पर किए हुए थे। वो फर्दर अभी तक उसमें नहीं इंकशाफ हो सका कि कौन कौन सी मोटरसाइकिलें थी, लेकिन इनकी काफ़ी ज़्यादा हरबांसपुरा के इलाके में मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें थी। ठीक है। मोटरसाइकिल थेफ्ट तकरीबन पिछले साल की निस्बत साल 2021 में बढ़ी हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? जी बिल्कुल बढ़ी हैं, लेकिन उसमें अब जिस दिन से हमने ये गैंग अरेस्ट किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। इसमें गैंग पकड़ने के बाद मोटरसाइकिल चोरी में हमारे इलाके में बहुत कमी हुई है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो सर एक आपके हदूद में नहर गुजरती है जो मुख्तलिफ थानों की हदूद से होते होते हरबंसपुरा से भी गुजरती है जी। तो इधर से लाशें मिलने का सिलसिला नहीं रुकता। नहर के किनारे से लाश मिल जाती है, नहर के अंदर से लाश मिल जाती है। ये लाशें फेंकने वाले कौन होते हैं, कभी पकड़े भी गए? बेसिकली ज़्यादातर जो नहाने के लिए लोग आते हैं कुछ इस तरह से भी शामिल होते हैं, कुछ मर्डर करके भी नहर में अंदर फेंक देते हैं। मर्डर के हवाले से जो करके बॉडीज़ को फेंकते हैं वो हमने ये इसमें कोशिश कर रहे हैं। लास्ट से भी मैंने एक अरेस्ट किया है, तो इसमें ज़्यादातर कुछ नहर में लाशें बाहर से भी आ जाती हैं, दूसरे एरिया से भी। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शऊर पैदा किया जाए कि यहाँ पर नहाने के लिए ना आए, क्योंकि 144 के तहत भी इस पे अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन है। तो ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि इसको डिस्करेज किया जाए
और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि यहाँ पर नहर में इस तरह ना नहाएं कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा ला। नहर में नहाने के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज है, वो तो नहीं नहाना चाहिए। हर वालिदैन को अपने बच्चों पर भी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन पुलिस अपने तौर पर दफ़ा 144 नाफिज करने में भी कामयाब हमें नज़र आती है। लेकिन जो लाशें मिलने वाला सिलसिला है वो एक अरसे से चल रहा है। रवां साल 2021 में 6 माह में आपके हदूद में कितनी लाशें बरामद हुई? ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तकरीबन कुछ 4 से 5 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। और डेड बॉडीज़ में इसमें जो तो मर्डर वगैरह एक आध हुई थी, उसमें मेरे इल्म के मुताबिक वो चालान हो चुकी है। और दूसरा, यहाँ पर हमने प्लेन क्लोथ में ड्यूटी लगाई हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वैसे भी डिस्करेज किया जा सके कि यहाँ पर ना आए। वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी इसमें बनती है कि अपने बच्चों को समझाएं, इसको गाइड करें कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक जो नहर में वैसे ही मतलब इतना आलूदा पानी और इस तरफ नहाने के लिए उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। प्लस इसमें बैनर्स हम लगवाते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ना। SHO शाहिद हुसैन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और पुलिस की तरफ से दफ़ा 144 को नाफिज करवाने में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पुलिस रोकती ज़रूर है, फिर नौजवान और मंचले दोबारा सड़कों की तरफ रुख करते हैं, नहर किनारे आकर फिर नहाते भी हैं। और उनमें से चंद एक ऐसे वाक़यात भी रूनुमा होते हैं कि वो नहाने वाला जान से भी चला जाता है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करेगी और वालिदैन को इसमें क्या किरदार अदा करना होगा, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। अब हम नहर की तरफ बढ़ेंगे और पुलिस की कार्रवाई आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस हमारे साथ है। हरबंसपुरा पुलिस जो नहर में नहाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए जा रही है, और जो कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद हम लोग खिलाफ वर्जी करते हैं और नहर में जाकर नहाते हैं और फिर नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। तो पुलिस उसकी रोकथाम के लिए और नहर में दफ़ा 144 को नाफिज करने के लिए ये अमल पैरा है। पुलिस की भारी नफरी हमारे साथ है और आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट अब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो नहा रहा हो। और अब हम उसी को सर्चिंग के लिए पुलिस को साथ लेकर नहर किनारे घूम रहे हैं, और जो नहाता हुआ नजर आया उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्या करेगी, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये नहर में नहाने के लिए आए थे लोग और उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये पुलिस दफ़ा 144 को नाफिज करने के हवाले से यहाँ पर मौजूद है और नहर किनारे बैठने वाले और नहर के अंदर नहाने वाले सबके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस साथ है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जानों को महफूज बनाया जाए, क्योंकि जब नहर में नहाने वाले आते हैं तो फिर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। कोई ऐसा बच्चा बड़ा ये नहर में डूब भी जाता है, और इसी वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से दफ़ा 140 को नाफिज करने के हवाले से ये मुख्तलिफ औकात में अब हम सर्चिंग कर रहे हैं, और जो जो खिलाफवर्जी करता नजर आएगा पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाज़रीन, ये देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई करती है मजीद। ये देख रहे हैं SHO और दिगर हरबंसपुरा की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है और नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारी वालिदैन की है वो वालिदैन पूरी नहीं करते दिखाई देते, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन अमल में ला रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि नहर में आए रोज बच्चों के डूबने के वाक़यात रूनुमा होते हैं, और पुलिस उन वाक़यात की रोकथाम के लिए और वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और जो नहाने वाले हैं उनको यहाँ से घर भेजा जा रहा है, और जो फिर भी यहाँ पर मजबूर हैं नहाने के लिए, फोर्स करते हैं, खिलाफ वर्जी करने के लिए तैयार है, तो उनको फिर थाने में भी मुंतकिल किया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाता है। अब देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई अमल में लाई गई है। छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे हैं और इनके साथ एक ऐसे बड़े मुझे नजर आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये बच्चों के लगते क्या हैं। बच्चों के क्या लगते हैं आप? का फादर है। फादर हैं आप?
बच्चों के डूबने के वाक़यात रुनमा होते हैं। नहीं, आज पहली मरतबा ही आए, जैसे वैसे शहर में बैठे हुए थे सर। पहली मर्तबा आए हैं, जी। अपनी गलती मानने को तैयार हैं आप आज लोग? ही हम गलती मानते हैं। क्या गलती मानी है आपने? आज जल्दी होएंगे। क्या नहीं होगा? नहर के किनारे आ जाएंगे आप बच्चों को लेके, घर में आपसे संभाले नहीं जाते, बाहर खुदा ना खास्ता नहर में कोई बच्चा डूब जाए तो फिर आपके लिए ज्यादा तकलीफ दे है या पुलिस के लिए तकलीफ दे है? हमारे लिए भी और उसके लिए। पुलिस के लिए क्यों तकलीफ दे है? ज्यादा- वालिदैन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा करते? वालिदैन खुद बच्चों को यहाँ का रास्ता दिखाते हैं, फिर जब बड़े होते हैं फिर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आपके बगैर आएंगे, फिर खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाकया पेश आ जाएगा, फिर आप कहेंगे जी ओ हमारा बच्चा डूब गया। हमें खुद ख्याल रखना है। सॉरी सर, ऐसा तो बात नहीं आती। हाँ जी, आप आओगे अपने वालिदैन के साथ? नहीं। घर में नहाया करो, किसी परेशानी का सामना बन सकता है, जी बन सकता है। नहीं पता चलता ना, एहतियात जरूरी है। तो नहर किनारे अब आपने नहीं आना, नहर में नहाने भी नहीं आना, देखना ही नहीं है नहर को आपने आके। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप लोग। अच्छा रुमान साहब, मैंने उनके पेरेंट्स से बात की है, वो कहते हैं कि हम आइंदा नहीं आएंगे, हमें गलती का एहसास हो गया है। पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, पुलिस का काम है कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए, दफ़ा 144 की जो रिट है उसको नाफिज की जाए। तो इसके बावजूद शहरी खिलाफवर्जियाँ करते नजर आते हैं, तो जो खिलाफवर्जियाँ बार बार करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? बेसिकली जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, किस्म का समझ लें आप इसे, कि ये फैमिलीज अपनी खवातीन बच्चों को लेकर यहाँ पे नहर किनारे आए थे और आपको बेसिकली पता है ना, तो ये नहाने के लिए है, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे नहीं है। बार बार इनको एजुकेट करते हैं, डेली तकरीबन 8 से 10 राउंड, अब मैं खुद बजाते खुद एसओ साहब अपनी टीम्स के हमरा यहाँ पे हम राउंड करते हैं, इनको मना करते हैं। बेसिकली हर बंदे पर फैमिली में 5-5, 10-10 मिनट जो है इनको अवेयर करते हैं कि आप यहाँ पे ना आया करें। उसके बावजूद जो है वो क्योंकि गर्मी है उसकी वजह से बहुत से लोग एक्सक्यूज़ करते हैं कि गर्मी है हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई बच्चा डूब जाता है, तो ना पे यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स इतने नहीं है, तो फिर इस हादसे का सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी फैमिलीज़ को होगा। इनकी families को हाँ होता जी, है। इस बेसिकली समझा रहे हैं, अब देखें उम्मीद है। और जो लड़के हैं यहाँ पे आके हुटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे आके नहाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनके खिलाफ फौरी FIR दे देते हैं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आती कि अपनी फैमिलीज के साथ नहर में आना, और सड़क किनारे नहर है और यहाँ पर हुटिंग के वाकयात भी रूनमा होते हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं, नहाने के हवाले से भी रोका जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है। हमें खुद को बेहतर करना है। जब तक हम खुद अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखेंगे और इस तरह के वाकयात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, फिर उस पर तनकीद भी की जाती है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि पुलिस की तरफ से बिला वजह कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बिला वजह कार्रवाइयाँ इनके लिए नुकसानदेह हैं। नहर किनारे और नहर के अंदर नहाने वाले सबके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। SHO और दीगर नफरी हमारे साथ हैं, हम एक राउंड लगाएंगे। शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में मंचले यहाँ पर मौजूद हैं। इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई क्या करेगी पुलिस, ये भी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस नहर के अंदर नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन पुलिस की जिम्मेदारी है और दफा 144 को नाफिज करना भी, उसको नाफिजुल अमल बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़े सब यहाँ पर नहाते हुए दिखाई देते हैं। SHO शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं, वो अपनी नफरी के साथ नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। इनको बार बार समझाने के बावजूद पब्लिक में यहाँ पर हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं, लोगों को गाइड भी किया है कि ये इंतहाई खतरनाक है इनके लिए, उसके बावजूद ये इसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब अमल में इनको लाई ले जाएगी? जाकर इसके खिलाफ हम इनकी कार्रवाई करेंगे और इनको दफा 144 नाफिज है। नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी गई है, क्योंकि आप लोग अपनी जानों का ख्याल नहीं रख रहे। हमें नहीं था पता, हम तो काम से निकले और काम से निकलने हैं और यहाँ पर आ गए हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। घर जाना चाहिए ना काम के बाद? नहीं गाड़ी जा रहे थे बस, कहा यहाँ पर पाबंदी है नहर में नहाना, आपकी जान जा सकती है। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं, पुलिस ने किस लिए पाबंदी लगाई है? इतना पानी है, ये तो बच्चों के लिए बस। ये जी, ये देख लें, इनके पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा है।
लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करेगी फिर पुलिस को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, जबकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमल पैरा है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी क्योंकि ये गलती मानने को तैयार नहीं है। जब आप गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो हम चले जाते हैं। कहाँ थे? नहीं, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप दोबारा फिर आएंगे। नहीं, हमने क्यों आना, हमें तो पता ही नहीं था। आप गाड़ी में बिठाएं इनको, इसका फैसला। बिल्कुल ठीक है, ये पुलिस की तरफ से अब नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बच्चे बड़े सब यहाँ पर नहीं नहा सकते क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है और हुकूमत फिर दफ़ा 144 को नाफिजुल अमल बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ अमल में लाती है। और ये कार्रवाइयाँ इसलिए अमल में लाई जा रही हैं कि आपको, आपके घर वालों को जिंदगी को महफूज बनाया जाए। देखें जी, आपको दिखाते चलें, यहाँ पर 4 दोस्त नहा रहे थे। एक ने दूसरी तरफ छलांग मारी और वो फरार होने में कामयाब हो गया है, लेकिन दूसरा एक बंदा यहाँ पे, उनका साथी पकड़ा गया है। क्यों नहा रहे हो यहाँ पे? ये वैसे गर्मी मैच खेल के आ गए, फिर नहाने आए। घर जाना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं जाते घर? नहीं, अभी घर से ही आए हैं। घर से आए हैं? जी। पाबंदी है नहाने में? मुझे नहीं पता। नहीं पता था? तो अब क्या करें? मैं तो अभी आया हूँ। अब आपको समझाएगी पुलिस, अब आप थाने जाओगे? नहीं, थाने वाली कौन सी बात है इसमें से? जाना चाहिए? नहीं, ये आपको नहर नहीं आना चाहिए और थाने की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। चलो इस बार छोड़ दो, अगली बार इस नहीं बार? आए। इस बार छोड़ दो। गलती मानते हो? जी जी। सर जी क्या आपको करें? अपनी जान से प्यार नहीं है? नहीं, पता नहीं आपको ये इतना इंतहाई खतरनाक है? नहीं, वैसे इस बार आ गए हैं, अगली बार नहीं आएंगे। अगर दोबारा फिर गलती की तो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर हो। ओके, उस बार। बिल्कुल SHO साहब की तरफ से वार्निंग भी दी जा रही है और जो नहीं समझते फिर उनको हिरासत में भी लिया जाता है। उनके बाकी जो दोस्त हैं वो निकल गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन एक हाथ आया और उसने अपनी गलती तस्लीम किया और आइंदा ना आने की यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद SHO ने उस लड़के को छोड़ दिया है। ये इस नाज़रीन सूरत हाल है कि हम कार्रवाइयाँ करते हैं, पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का एहसास और मुजाहरा करने को तैयार नहीं है और उनसे इल्तिजा SHO साहब खुद करेंगे। सर क्या कहेंगे वालिदैन को? मैं तमाम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की, उनकी जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए उन्हें गाइड करें कि ये नहर पे नहाना इंतहाई ख़तरनाक है, उनकी जान भी इसमें जा सकती है। लिहाजा बराए मेहरबानी वो उनको इस हवाले से बिल्कुल पाबंद करें कि वो इस जगह पे ना आए। तफ्तीशी म्यार को बेहतर बनाने के लिए नित नए तजर्बात अमल में लाए जाते हैं, लेकिन अब तो जदीद तकाज़ों पर भी तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है। हरबंसपुरा में हम मौजूद हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान रशीद हमारे साथ होंगे। इनसे जानेंगे कि हरबंसपुरा में जो मुकदमा दर्ज होते हैं उनकी तफ्तीश किस तरह की जा रही है, चलानिंग रेशो क्या है और किस तरह के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदनान रशीद साहब, हरबंसपुरा में आप बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो कितने मुकदमात आपके पास ज़ेरे तफ्तीश हैं? 1775 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं 2021 में। उसमें से 680 मुकदमात अभी ज़ेर तफ्तीश हैं। 61% के करीब तकरीबन हमारी चलानी रेशो है। और जो ज़्यादा क्राइम यहाँ पे आता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मिला जुला रुझान है, चूँकि रहायशी इलाका भी काफ़ी ज़्यादा है। लड़ाई झगड़ा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और इस तरह के दूसरे लोकल एंड स्पेशल लॉज के मुकदमे और 5 मुकदमा कत्ल के भी अब तक यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक ये है। सूरत हाल है इस क्राइम की। नहर से मिलने वाली लाशों के हवाले से तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? कितनी लाशें मिली थी और कितने चलान मुकम्मल हो चुके हैं? इसमें नहर में लाशें जो मिलती हैं, बाज़ हम उन्हें जब नहर से वो लाश मिल जाती है उसको कब्ज़ा पुलिस में लिया जाता है, अमानतन जो है उसके पोस्टमार्टम के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसे जमा करवा दिया जाता है। बाज़ ना फिर हम पहली कोशिश करते हैं कि उसके बुरसा की तलाश की जा सके। ठीक है। और जब बुरसात मिल जाते हैं तो अक्सर केसेस में जो लोग यहाँ के रहायशी नहीं होते उनके मुकदमा पहले से ही अगवा के या इस नोयत के दूसरे इलाकों में दर्ज हुए होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो एडिक्ट लोग हैं, नशेई जो हैं, उनकी भी 1-2 दफ़ा इस तरह के केसेस हुए हैं कि उनकी लाशें भी जो हैं वो इलाका थाना में नहर में से मिली हैं। रवा साल 4 से 5 लाशें हरबंसपुरा की हदूद से नहर से मिली हैं। जी। तो इन 4-5 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मुल्ज़मान ट्रेस आउट हो चुके हैं?
जी मुलजमान नामजद हैं, मिल चुके हैं, कुछ मुलजमान जमानतों पे हैं, कुछ की पूरी जमानतें सेशंस कोर्ट से खारिज होकर अदालत आलिया में चल रही हैं और कुछ मुकदमात में जो है मुलजमान को हवाला जुडिशल भिजवा चुके हैं। सर समटाइम ऐसा भी होता होगा कि लाहौर से तो लाशें मिल जाती हैं, मुख्तलिफ थानों की हदूद में ये नहर गुजरती है जी। कुछ लाशें शहर से बाहर से घूमती तैरती आपके इलाके तक भी आ जाती हैं जी। तो उनके पीछे स्टोरी क्या होती है? कौन ऐसे सफाक कातिल हैं जो इस तरह का कदम उठाते हैं? देखें जो भी ये लाशें मिलती हैं, अगर तो कोई बाज़ ऐसे होता है कि एक्सीडेंटल डेथ होती है, कोई नहाते हुए डूब गया है या इस तरह कोई एडिक्ट है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। बाज़ ऐसे भी होता है कि लोग अपना कत्ल का जुर्म छुपाने के लिए भी उस लाश को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं, नहर बुर्द कर देते हैं और बाज़ वो जो है वो सामने आ जाती है, पानी में से मिल जाती है। कत्ल छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। बोरीबंद लाश मिल जाती है, नहर से लाश मिल जाती है, ब्रीफ केस से लाश मिल जाती है, जो बैग्स होते हैं उसमें से लाश मिलती है और कई लाशें तो कूड़े के ढेर से भी मिल जाती हैं। तो इस तरह के वाक़यात में क्रिमिनल फ़ायदा उठाते हैं, वो बच भी जाते हैं, उनके ज़हन में होता है कि हम बच जाएंगे इस तरह की हरकत करके। कत्ल का मुजरिम छुप सकता है? कत्ल का मुजरिम आमतौर पे छुपता नहीं है और ऐसा नहीं होता कि कोई नाश मिल जाए, उसके बुरसा की भी शिनाख्त हो जाए और पता लग जाए कि ये इस आदमी की शिनाख्त क्या थी और उसके बावजूद उसके कातिल ना मिले। ऐसा बड़े रेयर केसेस में होता है, तकरीबन आप कह लें कि 0% चांस होता है या 1% होता है। बाकी 99% जो लाश शिनाख्त हो जाती है, जिसके बुरसा मिल जाते हैं, क्योंकि वो फिर बिहाइंड द सीन जो स्टोरी होती है वो भी सारी सामने आ जाती है, तो फिर वो तफ्तीश करना भी उतनी ही आसान हो जाती है हमारे लिए। उसके अंदर साइंटिफिक मेजर्स भी लेते हैं हम, जो कन्वेंशनल पुलिसिंग टूल्स हैं वो भी अपनाते हैं, तो वो आमतौर पर मुकदमात हल हो जाते हैं। तफ्तीश अगर कोई मुलजम पकड़ा जाता है तो उससे तफ्तीश रवायती तरीके से की जाती है या जदीद तकाज़ों पर अब की जा रही है? रवायती तरीके जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। जो पुलिस हिरासत में टॉर्चर की शिकायत थी वो आपको बेहतर पता है कि वो कम से कम वसूल होती हैं। जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत वसूल होती है, अफसरान का उसके ऊपर एक बड़ा जो है वो फर्म स्टैंड है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और अगर पुलिस हिरासत में तशद्दुद जो है उसकी कोई किसी किस्म की गुंजाइश अब थानों में नहीं है। इसी वजह से मुख्तलिफ इंचार्जेज और SHOs के कमरे में कैमरे भी लगा दिए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए। क्या आपके कमरे में भी कैमरा लगाया गया? जी बिल्कुल, मेरे कमरे में भी कैमरा है, उसके अलावा SHO साहब के कमरे में कैमरा है, हवालात में कैमरा है, इसके अलावा फ्रंट डेस्क में कैमरा है। तो वो कैमरे 24/7 जो है अफसरान उसे मॉनिटर भी करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है और हमें पाबंद भी किया जाता है कि जब आपने तफ्तीश सुननी है तो उस कैमरे के सामने ही सुननी है और जब तफ्तीश करनी है तो भी वो जो है कैमरे के सामने करनी है, ताकि लोगों को इस किस्म की पुलिस के बुरे रवैये की या अब्यूज़ ऑफ पावर की शिकायत जो है उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके। थाने में छितर परेड सिस्टम खत्म हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हरबांसपुरा की हद तक तो मैं आपको। क्या डाकू चोर मान जाते हैं छितर परेड करने के बावजूद? उसके अलावा बड़े तरीके हैं जी डाकू। अब हम पहले असल में तफ्तीश इस तरह होती थी कि हम मुजरम को लेकर चलते थे क्राइम सीन। अब हम रवायती तरीकों को छोड़ रहे हैं, जदीद साइंसी तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम क्राइम सीन से मुलज़म की तरफ जाते हैं, उसमें जियो फेंसिंग होती है, उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसके अलावा उनके CDRs, उसके अलावा CRO का एक पूरा हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो वहाँ से भी बड़ी चीज़ें जो हैं हमें आसानी फराहम करती हैं और हम जो है मुलज़मान तक पहुँच जाते हैं। सर एक तो बात करनी थी, हरबंसपुरा के हदूद में डकैती, चोरी, कत्ल और दीगर जुर्म बहुत बढ़ चुके हैं। उसके हवाले से 1700 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, 600 ज़ेर तफ्तीश हैं। जो मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं वो किस नौयत के हैं, कब तक उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, ये बताइए सर। 2 मुकदमात तो कत्ल के ही हैं, उनमें से एक मुकदमे की ज़मानत जो है वो आज ही मुलजमान की सेशन कोर्ट से खारिज हुई है। मुलजमान पहले ही पत्ताखोरी के मुकदमे में हवाला जुडिशल जा चुके हैं, तो वो तलबी लगवा ली है। कल मुलजमान हमारे पास रिमांड पे होंगे, तो इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन के अंदर एक तो कत्ल का मुकदमा हम उसे हल कर लेंगे। इसके अलावा एक और मुकदमा है जिसके अंदर वो भी कत्ल का ही है कि शोहर पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है। उसके अंदर शोहर भी ज़ख्मी है, तो उसकी भी जो गिरफ्तारी अभी इल्तवा में है, जो कि वो गिरफ्तारी के काबिल नहीं है। तो ये 2 मुकदमा तो जो अहम नौयत के हैं बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे। इसके अलावा डकैती के मुकदमात हैं, उनमें तफ्तीश जारी है, साइंसी तरीकों को अडॉप्ट करते हुए। मुलजमान की बाज़ केसेस में शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस अब उनके घरों पर रेड्स वगैरह कर रही है ताकि वो सामने उनके गिरफ्तार किया जाए। कुछ केसेस में मुलजमान मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पे, हायर कोर्ट्स में या सेशंस कोर्ट में ज़मानतों पर। अमूमन पुलिस पर इल्ज़ाम लगता है कि इंसाफ उसी को मिलता है जो पैसे देता है। आपके थाने में क्या सूरत हाल है? इन बातों में बाज़ औक़ात हकीकत होती है और बाज़ औक़ात अफसाना ज़्यादा होता है। हरबांसपुरा के थाना में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे तैनाती को 7 माह हो चुके हैं, एक भी शिकायत करप्शन के हवाले से मसूल नहीं हुई, ना मेरे पास ना किसी सीनियर अफसर के पास। अगर इस तरह की शिकायत हो भी तो लाहौर शहर तमाम सीनियर अफसरान की तक भी अवाम की रसाई बड़ी आसानी से है। तो अब इस तरह के मामलात की गुंजाइश थाना हरबांसपुरा में तो नहीं है। क्या थाने में वसाइल नहीं है इसलिए फिर मुद्दईयान को
थ्रेट किया जाता है, उनको हरासमेंट की जाती है और फिर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। इवन के रेड के लिए भी आप उनकी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। फंड्स की कमी है। देखें, जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, हरबंसपुरा की बात कर लें तो हरबंसपुरा थाना इन्वेस्टिगेशन में 2021 में ही बिल्कुल नई गाड़ी हमें मिली है। उसका इस लिए जो एक एडिक्वेट फ्यूल होता है पूरे महीने के लिए वो भी मिलता है। अब थाना भी मौजूद है, किसी भी शख्स से पूछ लें कि उसे इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं कि पुलिस उससे डिमांड कर रही है, ख़ास तौर पर जिस आप फरमा रहे हैं कि गाड़ी नहीं है या पेट्रोल उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे मामला नहीं है। अब चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा चुकी हैं। गाड़ी एक है और इलाका थाना हदूद बहुत बड़ी है, मुल्ज़मानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पर्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो एक गाड़ी कितने मुल्ज़मों को एक टाइम पकड़ लेगी? इन्वेस्टिगेशन विंग में एक गाड़ी है, इसके अलावा 2 गाड़ियां हमारी पेट्रोलिंग पे थाना के अंदर ऑपरेशन विंग की होती हैं। इसके अलावा पीरू स्क्वाड अलहदा से है, डॉल्फिन स्क्वाड भी है, अबाबिल स्क्वाड भी है। एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है और उसमें इंशाल्लाह ताला बेहतरी मज़ीद हम भी उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ आ जाएगी। एक तफ्तीशी के पास 6 से 8 मुकदमा ज़ेर तफ्तीश होने चाहिए। यहाँ पर तो सैकड़ों मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हैं एक तफ्तीशी के पास, तो मुश्किल तो आती होगी। सारी बात है, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आउटसोर्स तो कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्राइवेट बंदा साथ रख लें। तो ह्यूमन रिसोर्स, अब जैसे हरबंसपुरा थाना की बात करें तो इसी माह मेरे पास 4 नए थानेदार आए हैं, तो बर्डन शेयर हो गया, काफ़ी हद तक हम कंफर्टेबल हैं। अब इस बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। फ़िलहाल जो हैं मेरे पास 4 सब इंस्पेक्टर्स तैनात हैं, 7 ASI तैनात हैं, तो एक मुनासिब किस्म की तादाद ह्यूमन रिसोर्स में मेरे पास अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदनान रशीद से बात चल रही थी और इससे पहले SHO साहब से बात की। जब ये सारी बातें इनके सामने की जाती हैं, सवालात किए जाते हैं, जवाबात लिए जाते हैं और पुलिस की कारकर्दगी पर हम सवाल उठाते हैं, तो बहुत सी जगह पर फिर फंड्स की शदीद कमी भी नज़र आती है। थाने की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह थाने की सूरत हाल है। नफरी कम है और जो नफरी कम है उनके लिए भी उतने दफातर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। SHO साहब की तरफ से शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और दूसरी तरफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो मुकदमा दर्ज होते हैं चलानिंग रेशो को बेहतर करने के लिए अमल पैरा हैं और ये मज़ीद काम बेहतर हो सकता है जब आला अफसरान इनकी कारकर्दगी को सराहें और इनकी जो फंड में कमी है, वसाइल में कमी है, उनको बढ़ाएं, तो यकीनन हालात यकसर तब्दील होते हुए दिखाई देंगे और इंसाफ हर मुल्ज़म को नहीं बल्कि हर मदई को मिलेगा और मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।